तो अभी गायब हो जाइए सिर्फ पढ़ने के लिए। 2 चैप्टर जूलॉजी की रिवाइज भी कर लिए तूने, ठीक है? एनसीईआरटी पढ़ी थी? यस। हाँ ठीक है। तो अब दिक्कत क्या हो रही है, पर नंबर नहीं आ रहा है। कम से कम अब भले उसके 100 नंबर आ रहे होंगे, वो बायो में आ रहे होंगे, वो यही कहेगा कि मैं बायो में अच्छा हूँ। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है बच्चे। एनसीईआरटी न्यूज़पेपर नहीं है। एनसीईआरटी में अगर आप कोई भी चैप्टर उठाते हैं, रासायनिक विज्ञान एनसीईआरटी के अलावा नहीं है अच्छी बच्चों। सक्सेस का जो ग्राफ होता है बच्चे, वो सक्सेस का ग्राफ कभी भी ऐसे नहीं जाता है, वो सक्सेस का ग्राफ ऐसा जाता है। हाँ जी, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सभी? और आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है? इसमें आवाज थोड़ी स्लो क्यों थी? पढ़ाई सही चल रही है, नहीं चल रही है? आपको पता है नवंबर आ चुका है और अप्रैल तक, नवंबर से अप्रैल तक टाइम जो है वो बहुत जल्दी गुजरता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये जो 6 महीने हैं वो चीजें बहुत अच्छी कर सकते हैं आपकी लाइफ में। तो इन 6 मंथ्स की जो स्ट्रैटेजी है बच्चे, वो जरूरी है आपकी 650 प्लस नंबर लाने के लिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में आप कैसे एम करने वाले हो वो आज हम लोग थोड़ा समझेंगे। आपके कुछ डाउट्स रहेंगे वो भी हम लोग एक बार देखेंगे बच्चे, ठीक है? चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करते हैं जिसमें 200 नंबर वाले को भी लगता है कि वो किंग है, 300 नंबर वाले को भी लगता है वो किंग है, और कम से कम अब भले उसके 100 नंबर आ रहे होंगे, वो बायो में आ रहे होंगे, वो यही कहेगा कि मैं बायो में अच्छा हूं। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है बच्चे। उन लोगों की गलत फहमी है जो ये समझते हैं कि बायो एक फॉर ग्रांटेड आसानी से हो जाने वाली कहानी है। तो बच्चे अगर हम लोग बायोलॉजी की ही बात करें तो यहाँ पे आपको ये बात सबको समझनी है कि अगर आप 360 में से 360 नंबर का सोच नहीं रहे हो तो ये एक पाप से कम नहीं है। क्योंकि अगर आप 360 नंबर फिक्स कर दे तो एक ऐसे सब्जेक्ट में से जहां पे आपको जो चीज पढ़नी है वो पता है कि कहां से आने वाली है, एक ऐसा ही सब्जेक्ट। एक बात बताओ यार, जब लोग 720 नंबर की बात करते हैं, उस 720 में से जो 360 लगभग 50% मार्क्स जब बायोलॉजी से आ सकते हैं तो वो क्यों ना लाएं हम लोग सबसे पहले। तो वो 360 नंबर हमें सोच के ही रखना है कि 360 मैंने फिक्स किया है। अब बाकी क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मुझे दम लगाकर पढ़ना है और उसकी वजह से कुछ बच्चे क्या करेंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ बच्चे अच्छे रैंक्स ला पाएंगे, और जिनका एम्स का जो सपना है अगर, तो वो एम्स का सपना भी उनका पूरा हो सकता है। तो आपको कभी भी इस एक सब्जेक्ट को बच्चे, बायोलॉजी को आसान नहीं मानना है। एक बात आप समझ लीजिए कि बायो में 360 नंबर लाना मतलब सफलता। अगर ये नहीं हुआ तो बच्चे ये बात सोच लो कि जो सिलेक्शन है आपका वो बिल्कुल रुक सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऐसा हो सकता है, ये एक नेसेसिटी कि ऐसा होना ही चाहिए। क्या ये बात क्लियर है सभी को? चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बायो में आगे एक बार स्ट्रेटेजाइज करते हैं, एक बार समझते हैं कि यार ये 6 महीने मैडम हमें कैसे पढ़ना है, बताइए। पहले तो जो पिछले 6 महीने किया है ना वो नहीं करना है। क्या किया आपने पिछले 6 महीने? आपने आराम किया है बच्चे, आराम के अलावा आपने कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि अगर आप 6 घंटे 6 आवर्स आप पूरे दिन भर में नहीं पढ़ रहे हो तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। मैम क्या हम लोग नवंबर से स्टार्ट करें अभी भी पढ़ना तो अभी भी चीजें सही हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। एक नीट छोड़ो, डॉक्टर बनना छोड़ो, हम लोग कुछ और प्रोफेशन की बात करते हैं। हम डांसर की बात करते हैं, हम सिंगर की बात करते हैं, हम एक्टर की बात करते हैं, हम कोई भी बात करेंगे ना तो 6 महीने अगर किसी ने दिल से पढ़ाई कर ली ना काफी है। दिल से पूरी मेहनत लग करके पढ़ाई कर ली और ये सोच लिया कि यही महीने हैं बस, तो काफी है बच्चे, ठीक है? चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों बायोलॉजी की। तो अगर हम बायोलॉजी में समझें कि क्या हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है तो उसमें से सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए बच्चे, एनसीईआरटी को न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना बंद कर दीजिए। एनसीईआरटी न्यूज़पेपर नहीं है। एनसीईआरटी में अगर आप कोई भी चैप्टर उठाते हैं, जैसे अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, हम रासायनिक वाले चैप्टर की बात करते हैं, तो जैसे जो ये रासायनिक वाला चैप्टर चल रहा है इसके अंदर एक बात बताओ, एग्जाम्पल पूछ रही हूँ, आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कितना समय लगता है? कोई एक बच्चा बताओ, चलो कोई भी बताओ कितना समय लग सकता है एनसीईआरटी पढ़ने में? 1.5 से 2 घंटे और 1 घंटा। बच्चे इसमें 8 घंटे भी लगे ना
तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 8 घंटे जो लगे वो आपके आगे के जो रिवीजन है उसको कम कर देंगे और आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने देंगे यार। मैम फिर 8 घंटे में क्या करना है? पढ़ना है तो आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, आपको किताब खोलनी है, लाइंस को पढ़ना है, किताब बंद करनी है, पहले वो पूरा पेज खुद से पूछना है, क्योंकि आप पूछोगे नहीं ना तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपको क्या चीज नहीं आती है, वो आपको पेपर में गलती करने के बाद पता चलेगा। तो गलती को पहले ही पहचानना है ना हमें कम से कम एक टॉपिक पढ़कर उसको फिर से किताब बंद कर रिवाइज करना है बच्चे, और उसके बाद हमें ये पता होगा कि ये जो टॉपिक है, ये जो कुछ लाइंस थी वो मुझे नहीं आती है, तो वो लाइंस आप वापस से क्या कर सकते हो, ओपन करके बुक ओपन करके पढ़ सकते हो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, न्यूज़पेपर की तरह से पढ़ते गए, तो आखिरी में कब पता चलेगा बताओ? टेस्ट में। जब आप दो ऑप्शंस में फंसे होंगे तब आपको ये लगेगा यार उस पेज पे उस लाइन में एक पॉइंट दिया हुआ था, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है कि वो कौन सा था, वो एफएसएच था या एलएच था। वो तब समझ में आएगा। अगर इस चैप्टर को पढ़ने में बच्चों, ये रासायनिक वाले चैप्टर को अगर आपको पढ़ने में 8 घंटे भी लगते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके आगे जब जब आप रिविजन करोगे ये 8 घंटे 4 में भी बदलेंगे, 2 में भी बदलेंगे, 1 घंटे में भी बदलेंगे और 10 सेकेंड में भी बदलेंगे। क्योंकि आप पेज पलट रहे होंगे, आपको पता है ये वाला सब पार्ट नहीं आ रहा था तो आपने बस वो देखा, फिर पेज पलटा, फिर नेक्स्ट वाला पार्ट देखा। उसके लिए आपको जब जब पढ़ाई कर रहे हो तो फाइनल अब नीट के एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो ये डिसाइड कर लो। तो फर्स्ट क्या चीज हमें याद रखनी है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमें लाइन बाय लाइन याद रखनी है। लाइंस को रटना नहीं है, बट उससे कैसे सवाल बनता है उससे खुद को पूछना है पहले। सभी को क्लियर है ये बात? चलिए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट। जब मैं एनसीईआरटी के बारे में बच्चों को बताती हूँ तो बच्चे मुझसे एक सवाल अक्सर पूछते हैं कि मैम हमें इसमें से डेटा याद नहीं होता है, हमें इसमें से साइंटिस्ट याद होने में मुश्किल होती है और एग्जाम्पल्स। ये 3 चीजों के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। किसी को भी शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं बैठना है, आपको सवालों की एक किताब बनानी है, आपकी कॉपी बनानी है सवालों की। जैसे आपने इस चैप्टर में आपको पता है कि कम से कम 10 ऐसे सवाल है जो आप अक्सर गलत कर देते हो, ये अभी तक तो पता चल गया होगा आप सभी को। तो वो अगर 10 सवाल है जो आप अक्सर गलत करते हो, वो 10 सवाल आपको एक कॉपी के अंदर लिखने हैं और वो 10 सवालों को हर 10 दिन के बाद एक बार आंसर्स डिस्कस करने हैं। आपके दोस्तों के साथ बैठो ना, यार इसका क्या होगा बता, इसका क्या होगा बता, या खुद ही से पूछो। अगर फ्रेंडशिप में आपके ग्रुप में आप पढ़ाई नहीं करते हैं, अकेले पढ़ाई करते हैं, तो खुद से वो 10 सवालों के जवाब पूछो उस चैप्टर में से। अब वो 10 सवाल से गलती करना तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको हमेशा एनसीईआरटी पढ़ते वक्त कुछ ऐसे सवाल बनाने हैं, ऐसे नहीं कि हर लाइन से सवाल बना के कॉपी में लिख दिया, नहीं। जिसमें से आप गलतियां करते हो, जो रटने वाले टॉपिक है उसमें से जो जो वर्ड रटने के होते हैं उसका एक सवाल बनाया, एक कॉपी पूरी बना के रेडी कर दी। हर 10 दिन में 2-2 चैप्टर कर आप रिवाइज करते जाएंगे, सवाल के आंसर देंगे। अब आपको पता है अगर वो 10 सवालों में से 2 नहीं बने तो आपको वापस से वो रिवाइज करना है। फिर 10 दिन बाद फिर से जब देखा शायद हो सकता है उस 2 में से 1 आ गया हो, ऐसे करके एंड तक आते आते आप क्या कर रहे हो बच्चे? आप 360 के पास जाते जा रहे हो, 360 नंबर लाने के पास जाते जा रहे हो, समझे? तो आपको एनसीईआरटी इस तरह से रिवाइज करनी है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस कैसे करनी है? चलिए, प्रैक्टिस और टेस्ट में पेपर कितनी देर में सॉल्व होना चाहिए, ये अक्सर बच्चों का सवाल रहता है कि मैम बायो सब्जेक्ट कितने मिनट में हो जानी चाहिए? 50 मिनट में। 50 मिनट एक ऐसा समय है जिसके अंदर आपकी बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही कंप्लीट हो जानी चाहिए बच्चे। अब एक बात सभी सुनिए, मैम अगर पेपर ऐसा आ गया जहाँ लाइंस को हमें रीड करना है, बहुत लंबी लाइनें हैं, अब उसमें कैसे करना है? जैसे अगर कभी भी पेपर बहुत लेंदी हो, उसमें ट्रिक्स होती हैं, आपको पूरी लाइन नहीं पढ़नी होती है, पहले 2 वर्ड से भी कभी कभी पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो आप वो कीवर्ड ढूंढना सीखिए और डरिए मत बच्चे। अगर कोई लेंदी पेपर है उससे डरने से क्या होगा बताइए? आप एक में स्ट्रेंथ मान के जा रहे हो, अपनी कामयाबी मान के जा रहे हो कि मैं बायो अच्छे से करके आऊंगा, और पेपर देख के डर जाओगे तो उसे तो नहीं चलेगा। तो आप एटलीस्ट ये सोचो कि वो जो पेपर आया वो सभी के लिए आया है और मुझे वो जो स्टेटमेंट है उसको निकालना है, खत्म करना है। जो स्टेटमेंट नहीं हो सकता है आंसर, उसे हटाते जाना है और जो आंसर होगा उसके साथ आप बच जाएंगे। ठीक है, वो कब होगा? जब एनसीईआरटी से लाइंस पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस करना है, जितने सवाल हो सकते हैं उसका प्रैक्टिस करिए, टेस्ट अपना लीजिए। और कितने मिनट में, अगर आपसे समय पूछा जाए कि कितने समय में आपका दोनों बॉटनी और जूलॉजी हो जाना चाहिए, तो बताइए कितने समय में होना चाहिए? 50 मिनट के अंदर अंदर। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा आप ले लो, उस 1 घंटे के ज्यादा आपको फिजिक्स
जूलॉजी और बॉटनी में नहीं डालना है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बाकी के 1 घंटा आपको एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री को देना जरूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हम लोग फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, रासायनिक विज्ञान की बात करेंगे और भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। सब लोग एक बात ध्यान से समझेंगे बच्चे, इसमें दोनों में आपको क्या लगता है, मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, क्या एनसीईआरटी जरूरी है या नहीं? केमिस्ट्री में बहुत जरूरी है, रासायनिक विज्ञान एनसीईआरटी के अलावा नहीं है अच्छी बच्चों, क्योंकि उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो अभिक्रियाएं उसकी होती है, जो सारी रिएक्शंस होती हैं, वो जो एनसीईआरटी में दी है वो एज इट इज आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी अगर आप नहीं रीड करते हो या आपको कोई चैप्टर हार्ड लगता है तो एक बार आप ये करके देखो कि उसके एनसीईआरटी से जो एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करके देखो, उसके पीछे जो पार्ट के पीछे जो एक्सरसाइज दी होती है वो एक बार सॉल्व करके देखो, क्योंकि उससे आपकी आसानी से सवाल सॉल्व होंगे एग्जाम्स में। वही कुछ सवाल आपको एग्जाम में भी दिखेंगे। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बच्चों इग्नोर नहीं करनी है, एनसीईआरटी को आप जरूरी मानेंगे कहाँ पे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भी। क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो जैसे पीरियोडिक टेबल के बाद कुछ एग्जांपल्स दिए हुए होंगे, फिर उसके बाद कोई और अगर चैप्टर है उसमें भी कुछ अभिक्रियाएं दी हुई होगी, कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए होंगे, तो वो सब आपको एनसीईआरटी से डेटा याद रखना है। अगर आप ज्यादा नहीं याद कर सकते हो ना नोट्स के, तो एनसीईआरटी का डेटा केमिस्ट्री में भी काफी होता है, समझे? एटलीस्ट उतने नंबर लाने के लिए जितने आप अभी नहीं ला पा रहे हो। हम अगर 360 बायो के लिए प्लान कर रहे हैं ना, तो 300, 160, 150 आराम से केमिस्ट्री के अंदर आने चाहिए। 150 नंबर हमें कम से कम, मिनिमम बता रही हूँ, मिनिमम 150 नंबर हमें लेके आने ही आने हैं। चलिए अगर हम लोग इसकी भी बात करें, चलो अगर आप मिनिमम इसकी भी अगर 150 की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास कितने नंबर आ जाते बताइए? 300। और जूलॉजी बॉटनी में मैंने कह दिया है कि पाप है, 360 से कम सोचा तो पाप है। अगर 360 से आप 350 भी चलते हैं तो कितने नंबर आते हैं आपके? 650। सबसे ज्यादा समय आप कहां देते हैं मैं आपको बताती हूं, आप टाइम वेस्ट करते हैं। वही चीज सिर्फ जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसे एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं, नोटबुक भी कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर की तरह पढ़ रहे हैं। आपको तब समझ चीजें आती है जब आप किताब को बंद करते हो, खुद से पूछते हो, तब चीजें समझ में आती है। कितने बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत होती है? अगर थोड़ी ज्यादा बोलूंगी तो भी सही होगा, क्योंकि डर है बच्चे, ये सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों ने जो डर बना दिया ना स्टार्टिंग से, वो है ये। आप लोग क्या करते हो मैं बताती हूँ, आप लोग फिजिक्स के अंदर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वही फॉर्मूलाज को आप लिख लेते हो और वही फॉर्मूलाज आप पुट करने की कोशिश करते हो जबरदस्ती सवालों में। भैया वो नहीं लगने वाला है फॉर्मूला, तो भी उसमें कैसे ना कैसे करके आप सवाल में क्या फॉर्मूला लगाना है वो नहीं देखते हो। क्या ये मुझे फॉर्मूला याद है, सवाल से रिलेटेड है, इसी के अंदर पुट कर दे तो आंसर निकल जाएगा, नेगेटिव मार्क है। आप अगर फॉर्मूला बुक लेके लास्ट में सिर्फ फॉर्मूलाज रटते हो ना, उससे फिजिक्स नहीं होने वाली आप लोगों की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें भी जो भी टीचर आपको जिस दिन सारे के सारे क्वेश्चंस कराता है वो आपको क्या करना है, आप लोग को सेम डे जाके एक बार उसे प्रैक्टिस करना है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसकी हम लोग रिवीजन की बात करते हैं बच्चों। अगर हम लोग सब लोग एक बार रिवीजन प्लान की हम लोग बात करें, केमिस्ट्री के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते बताइए जरा फटाफट से? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। हर दिन आपको आज से सवाल लगाना शुरू करना है। अगर आप ऑर्गेनिक के सवाल लगा रहे हैं तो कम से कम 20 सवाल आपको रोज लगाने हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक के सवाल लगा रहे हैं तो इनऑर्गेनिक के कम से कम 30 से 40 आप सवाल आसानी से लगा सकते हो। और अगर आप फिजिकल आप करें तो कम से कम 20 सवाल आपको इसके करने हैं। ये तीनों ऑप्शनल है, या तो आप ये सॉल्व करिए, इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए, किसी दिन ये उठाना है, आपको प्लानर बनाना है पूरा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें
तो बच्चों फिजिक्स के अंदर भी आपको हर चैप्टर से जो जो आप बना रहे हैं उन चैप्टर से कम 30 से 40 सवाल रोज करने हैं आप सभी को। फिर हम लोग बात करते हैं बायो की। बायो में कम से कम आपको 60 सवाल रोज लगाने हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो सिलेक्शन होगा, नहीं कर रहे हैं तो मैं भी आपको बता देती हूँ सिलेक्शन कोई आपका हो जाए ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है, संभावना है ही नहीं बच्चे। तो आप अगर सोच रहे कॉपी खोलने से सिलेक्शन होता है तो नहीं होता है, रटने से सोल्यूशन होता है नहीं होता है। सवालों को सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा गलतियां कहां कर रहे हैं, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं। समझे आप सभी? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक और बात कर लेते हैं आखिरी बच्चे। वो सेम दिन जिसके आप इंतजार कर रहे हो तो नहीं कह सकते हैं, बट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अब उस दिन की ही अगर हम लोग बात कर ले तो उस दिन की हम बात करते हैं कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं पढ़ने का मन है, कभी भी हम लोग सभी जानते हैं बच्चों, जो हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं वो ग्राफ कभी भी ऐसे नहीं जाता है, वो ग्राफ हमेशा इस तरह से ग्राफ, कोई भी ग्राफ जो पूरी सक्सेस का जो ग्राफ होता है बच्चे, वो सक्सेस का ग्राफ कभी भी ऐसे नहीं जाता है, वो सक्सेस का ग्राफ ऐसा जाता है। तो जिस दिन आपको ऐसा लगता है, जिस दिन भी आपको ऐसा लगता है और आप सोचते हैं छोड़ देते हैं, वो दिन आप बस अपने आप को ये याद दिलाएंगे कि आपने ये स्टार्ट क्यों किया था, ये शुरू क्यों किया था, शुरुआत कैसे हुई थी। और फिर ये सोचिए कि वो दिन जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे उस दिन आप लोग कैसे अपने पेरेंट्स से खुद से कैसे बात करने वाले हैं। तो अभी गायब हो जाइए सिर्फ पढ़ने के लिए, अभी सिर्फ गायब हो जाइए अपने दोस्तों से दूर, हर किसी से दूर गायब हो जाइए, जिससे आप चमक के आ पाए बच्चों, टेस्ट के बाद दिख पाए आप। और अभी आप दिखेंगे इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, कहीं पे भी घूम रहे हैं तो गायब ही होना पड़ेगा, छुप जाना पड़ेगा कमरे में, क्योंकि कोई पूछेगा ना कि कैसा रहा तो जवाब नहीं होगा ना बच्चे अपने पास। उस दिन तो ये नहीं बोल पाएंगे कि OMR भरने में मिस्टेक कर दी है, सिली मिस्टेक वर्ड यूज कर पाएंगे क्या उस दिन? नहीं कर पाएंगे बच्चों, पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना ही नहीं है कि हम लोग ये बात भी बोल पाए। हम बोलेंगे बस तबीयत खराब थी या कुछ ठीक है अभी देखते हैं, और तुम्हें अंदर पता होगा क्या सीन है, तुमसे बेटर तो कोई भी नहीं समझ सकता है। तो यार ये दिन से उभरना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है? अब 6 महीने के अंदर बाहर का खाना फालतू का, क्योंकि एक दिन बीमार हुए, एक दिन गया मतलब 10 दिन पीछे चले गए आप। टाइम पास करना, फोन का इस्तेमाल करना, मैं हमेशा कहती हूँ फोन इस्तेमाल करो, आईडी बनाओ, सोशल मीडिया पे जाओ, डॉक्टर नाम के साथ मेडिको लिख कर जाओ, आपके कॉलेज का नाम लिख कर जाओ, आईडी बनानी है तो, क्योंकि फिर आप आईडी में दिखने नहीं वाले, ऑनलाइन नहीं दिखने वाले हो, नहीं तो सिलेक्शन हुआ ना तो आप ही ऑनलाइन होंगे हर जगह। पढ़ना है नहीं पढ़ना है बताओ? और बहुत अच्छे से पढ़ना है, और रिवीजन भी बच्चे बहुत अच्छे से करना है। और प्लीज एक बात का ध्यान रखिए, जो अभी तक चल रहा था वो था आप रैंडमनेस से पढ़ाई कर रहे थे कि आज ये पढ़ लेते कल वो पढ़ लेंगे, आज इतना पढ़ा है, ऐसे नहीं, आज ही जाके आप पूरा प्लानर अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। 2 क्या बताया है? डिफिकल्ट, एक डिफिकल्ट, 2 इजी, 2 मॉडरेट, तो 5 चैप्टर्स का अपने टाइम के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट में आप प्लानर बनाएंगे। हर 15 दिन में आप क्या करने वाले? रिविजन करने वाले और टेस्ट अपना लेने वाले हैं आप लोग बीच बीच में, ठीक है? चलिए बच्चों, अब एक छोटा सा सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है इस बार का 2026 का पेपर कैसे आने वाला है? बताइए। सोचते तो होंगे यार, उस दिन के बारे में सोचते तो होंगे, क्या लगता है कैसा आने वाला है बताओ यार? पढ़ने वालों के लिए इजी और आप लोग के लिए कैसा? इजी भी है। इजी? चलिए आप लोग बताइए कैसा आने वाला है पेपर? मीडियम? बताओ। नहीं, कुछ कह नहीं सकते हो? कुछ कह नहीं सकते लेकिन पता लगा सकते हैं कि कुछ कह नहीं सकते लेकिन पता लगा सकते हैं कि 2025 जैसा ही होगा। 2025 जैसा मतलब कुछ सब्जेक्ट हो सकता है टफ आए। तो बच्चों ये बात सही कही गई है कि हो सकता है पेपर आप ना बता पाएंगे कैसा आएगा, लेकिन एक बात सुन लो कि जो पेपर इनको नहीं पता है ना कैसा आ पाएगा, वो आपको भी नहीं पता है, वो टॉपर को भी नहीं पता है। तो जैसा पेपर अगर हार्ड है तो वो सभी के लिए हार्ड है,
और वो अगर इजी है तो सभी के लिए इजी। उस वक्त दिमाग खराब कर कर हमें जो आता है वो भी गलत करना, वो थोड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। अब आप आखिरी में मैं ये पूछना चाहती हूँ, किसी को भी कोई डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे बता सकते हो बच्चे। कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम जहाँ आप फेस कर रहे हो, ये 6 महीने में कैसे पढ़ना है, कोई और दिक्कत, कहीं आप फंसे हुए हो, कोई भी सवाल बच्चे? जो पुराना भी हमने छोड़ दिया है और वो अब बैकलॉग बन चुका है, तो उसको अब साथ में कैसे कवर करें? जैसे अब रिसेंट पढ़े कि उसको पुराना कवर करना। बैकलॉग्स हमारे सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैकलॉग्स को हमें गंदगी माननी चाहिए जो नीट के ऊपर कहीं ना कहीं इकट्ठे होती जा रही है। तो हमने अगर अभी का नहीं पढ़ा ना और अभी 6 महीने का भी नहीं पढ़ा तो वो और एक जो लेयर थी ना गंदगी की, उसके ऊपर एक और गंदगी की लेयर हम लोग लगाते जा रहे हैं। दिखेगा ही नहीं ना, नीट जो 2026 लिखा हुआ है वो तो दिखेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, पहले जो अभी जो चल रहा है वो इतने अच्छे से करना है, इतने बढ़िया से करना है कि हम लोग ये जो चैप्टर्स हैं वो ऐसे कर रहे हैं कि नीट फाइनल एग्जाम के लिए कर रहे हैं, और फिर समय निकालते जाना है, कुछ एक्स्ट्रा जगना है जिससे जो पुरानी प्रॉब्लम्स है, हमारी पुराने बैकलॉग्स है, वो क्लियर हो पाए। कोई और डाउट किसी को भी बताइए यार। पढ़ाई सही चल रही है आप लोगों की, नहीं चल रही है? चल रही है, चलिए। कोई दिक्कत है, कोई डाउट? मैं मतलब डेली के 6-7 घंटे से, आप बता रहे हो 6 घंटे पर ज्यादा पढ़ता निकल है। जाता अच्छा, हो नहीं पाता है। मतलब 6 से 7 घंटे तू आराम से पढ़ता है, मतलब लेकिन यहाँ से जाने के बाद वही है मेरे, और कुछ है नहीं उसके अलावा काम। सिर्फ एक दिन का पूछूं मैं? अच्छी बात है कि तू सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। सिर्फ कल का मुझे बताना तूने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा, बस। कुछ नहीं, माइलस्टोन की तैयारी की बस। नहीं, क्या पढ़ा? कोई और सब्जेक्ट तो पढ़ी होगी, कैसे पढ़ी सब्जेक्ट? कौन सी सब्जेक्ट पढ़ी थी? चैप्टर फिजिक्स में हो पाया। एक चैप्टर फिजिक्स में हुआ, कैसे किया तूने? सिर्फ रीड किया नोट्स या फिर क्वेश्चन सॉल्व किए? क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। और 2 जूलॉजी, 2 चैप्टर जूलॉजी की रिवाइज भी कर लिए तूने, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ी थी? यस। हाँ, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या हो रही है, पर नंबर नहीं आ रहा है ना, बस क्योंकि जो तू जिस वक्त पढ़ाई कर रहा है ना, उस वक्त ये नहीं सोच के पढ़ रहा है कि मैं नीट के लिए पढ़ रहा हूँ। तू बस वो टेम्पररी खत्म कर रहा है कि मुझे आज ये चैप्टर्स निपटाने हैं, तो वो जो निपट ही रहे ना, वो दिक्कत कर रहा है नंबर लाने में। नंबर निकल जाते, जूलॉजी बॉटनी से निकल जाते, ठीक पर है। मेहनत तो ज्यादा फिजिक्स में होती है, फिजिक्स में होती पर है, वहां से नहीं निकल रहे। नहीं, अभी निकलेंगे। अगर गिव अप कर दिया ना तो दिक्कत है। तू जो क्वेश्चंस कर रहा है, अगर 20 क्वेश्चंस कर रहा है, जो अगर नहीं हो रहे कुछ क्वेश्चंस, तो वो अपन को सर से जाके मिलना पड़ेगा, और क्यों नहीं हो रहे वो भी तो देखना पड़ेगा ना अपन को। क्या तू वो चीज कर रहा है कि कोई क्वेश्चंस गलत हुए तो क्यों हुए? घर पे हो रहे, टेस्ट में नहीं हो रहे। घर पे सॉल्व हो रहे, टेस्ट में नहीं हो रहे हैं, ये दिक्कत है। तो अगर टेस्ट में नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स आपने माइंड सेट बना रखा है कि वो टेस्ट है। आप जाइए वहां बैठिए, जो 3.5 घंटे आप घर पे अगर अपना टेस्ट का प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही मानिए और टेस्ट दीजिए। बच्चे, कितने बच्चे आप में से प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की घर पे? कैसे, टाइमर लगा के पेपर लेते हो या फिर ऐसे रैंडमली ना? तो एक काम कर लो, अभी से 6 महीने तक हर वीक का एक पेपर सॉल्व करोगे 3 घंटे का टाइमर लगाकर, वापस से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कहीं ना कहीं इसे बेटर कर सकते हो बच्चे। बाकी आप लोग के साथ हम लोग हैं ही, कहीं पे भी प्रॉब्लम्स होंगी तो हम लोग रहेंगे बच्चे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।